इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है इनकम टैक्स पोर्टल। तो जो सबसे पहला सर्च रिजल्ट है eportal.incometax.gov.in, इस पे आपको क्लिक करना है। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो लॉगिन करते ही आप आ जाएंगे डैशबोर्ड पे। यहाँ से आप देख सकते हैं वेलकम बैक, आपका नाम लिखा होगा और यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आपको दिख जाएंगी। अब हम जो आईटीआर फाइल करने वाले हैं वो है असेसमेंट ईयर 22-23 का। उसके लिए आपको यहाँ फ्रंट में ही ऑप्शन मिल जाता है फाइल नाउ का, तो इस पे आपको क्लिक करना है। देन आपको असेसमेंट ईयर यहाँ पे चूज करना है, असेसमेंट ईयर 22-23 करंट असेसमेंट ईयर। मोड ऑफ फाइलिंग में आपको ऑनलाइन चूज करना है एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग वाला ऑप्शन चूज करना है जो बॉटम में आ रहा है। देन आपको स्टेटस अप्लीकेबल में इंडिविजुअल लेके चलना है क्योंकि हम सैलरीड पर्सन का आईटीआर दिख रहे हैं यहाँ पे। इंडिविजुअल सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आईटीआर फॉर्म में आपको यहाँ पर आईटीआर 1 सिलेक्ट करना है। तो आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करने से पहले आपको इंश्योर करना होता है कि आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म अप्लीकेबल है, क्योंकि गलत आईटीआर फॉर्म भरने से आपको इन फ्यूचर प्रैक्टिकली कई सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर इस नए पोर्टल की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे आपको जगह जगह इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको ये पर्टिकुलर ऑप्शन यूज करना है या नहीं करना है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग ए रेसिडेंट। तो सबसे पहली कंडीशन, आप एक रेसिडेंट होने चाहिए, एक एनआरआई नहीं होने चाहिए। टोटल इनकम आपकी 50 लाख तक हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका इनकम सोर्स में सैलरी हो सकता है, एक हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम हो सकती है। अदर सोर्स में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट, दोनों चलेगा। इवन आपका डिविडेंड भी हो सकता है। डिविडेंड इनकम यहाँ पे लिखा नहीं है, पर डिविडेंड इनकम भी आप आईटीआर 1 में शो कर सकते हैं। आपके एग्रीकल्चर इनकम अगर है तो 5,000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये सारी कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं, साथ ही साथ आप किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर आप होल्ड नहीं कर रहे हो, उसके अलावा आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होना चाहिए अंडर सेक्शन 194N। तो अगर आप ये सारी कंडीशंस फुलफिल करते हैं जो इन दोनों पैराग्राफ में दी हैं, तो आप आईटीआर 1 फॉर्म यूज कर सकते हैं। बट इनमें से अगर एक भी कंडीशन आपकी जो है डिविएट हो गई तो फिर आपके लिए कोई डिफरेंट आईटीआर फॉर्म अप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आजकल शेयर ट्रेडिंग काफी कॉमन हो गई है। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन है और आपका डीमैट अकाउंट है जहां पे आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, इंट्राडे प्रॉफिट हो सकता है, या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप करते हैं तो वहां से भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो उस केस में आपके लिए आईटीआर 1 अप्लीकेबल नहीं होगा। तो एक बार आपने ये इंश्योर कर लिया कि आपके लिए आईटीआर 1 अप्लीकेबल है, देन प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आप लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बट उसके पहले यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पोर्टल में आपको जगह जगह कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। तो इनको एक्सप्लोर जरूर करें आप। तो यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी है। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास रेडीली अवेलेबल है तो आपको स्मूथ और फास्टर वे में आईटीआर भरने में हेल्प मिलेगी। तो व्यू मोर पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म 16 आपके पास होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म 16 क्या है, कहाँ मिलेगा, कैसा दिखता है, कैसे आपको हेल्प करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी। तो इस वीडियो में आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट आप इन डेप्थ अगर समझना चाहते हैं तो ये जो समरी साइड में दी हुई है इसको आप पढ़ते रहिए। तो फॉर्म 16 में आपकी सारी सैलरी का ब्रेकअप और टीडीएस की इन्फॉर्मेशन होती है। अगला है फॉर्म 16A। अगर आपका सैलरी के अलावा कोई इनकम है, उस पर टैक्स कटा है, तो आपके पास फॉर्म 16A होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कमीशन, प्रोफेशनल फीस। अगर ये इनकम आपकी नहीं है तो आपको फॉर्म 16A की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर्म 26AS ये आपको इसी पोर्टल पे मिल जाएगा। कैसे डाउनलोड करना है, क्या चेक करना है, आगे इसी वीडियो में देखेंगे। बैंक स्टेटमेंट से आपको बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड मिल जाएगा, इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, अगर आपका होम लोन चल रहा है और उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आप क्लेम करना चाहते हैं, अगर आपका होम लोन नहीं है तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका नेक्स्ट है आपका रिसिप्ट फॉर डोनेशन मेड। तो अगर आपने एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट्स को या संस्थाओं को डोनेशन दिया है जो कि इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर है, तो उसका आपको डोनेशन का डिडक्शन मिलता है, उसके लिए आपको रिसिप्ट मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट है रेंटल एग्रीमेंट, रेंट रिसिप्ट। तो अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और अपना एचआरए क्लेम करना चाहते हैं या 80GG में आप अपना रेंट क्लेम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास रेंटल एग्रीमेंट और रेंट रिसिप्ट होनी चाहिए। इसके बाद अदर कोई आपका इन्वेस्टमेंट है तो उसका भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए। देखो, इनकम टैक्स में आपको कुछ भी क्लेम करना है ना, तो बिना प्रूफ के आपको क्लेम नहीं करना है। प्रूफ अभी आपको अटैच नहीं करना होता है। ये जो रिटर्न है ये पेपरलेस रिटर्न है, यहाँ पर प्रूफ अटैच करने का कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ भी सस्पिशियस लगता है तो वो आपसे बाद में प्रूफ बुलवा सकता है। यहाँ पे आपको एक बात और समझनी होगी, अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को प्रॉपर इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन दिया है और प्रूफ सबमिट किए हैं तो इसमें से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी फॉर्म 16 में मिल जाएगी। तो फॉर्म 16 अपने आप में एक प्रूफ है कि आपने वो इन्वेस्टमेंट या डिडक्शन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन किए हुए हैं।
तो फॉर्म 16 के बेसिस पे भी आप उन्हें क्लेम कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपको क्लिक करना है लेट्स गेट स्टार्टेड पे। इसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न किस रीजन से फाइल करना चाहते हैं। तो सबसे ऑब्वियस रीजन है कि आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही ये आपको पॉपअप दिखाई देगा। इसका सिंपली मतलब ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी जो भी इनकम और डिडक्शंस की डिटेल है वो उन्होंने प्रीफिल करके आपको दी हुई है। तो वहां पे आपको चेक कर लेना है कि वो डिटेल आपकी करेक्ट है और उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोसीड करना है। इसको ओके कर देते हैं। अब ये जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है इसको फाइल करने की 3 स्टेप है। पहली स्टेप है वैलिडेट रिटर्न, दूसरा है कंफर्म योर रिटर्न एंड समरी और तीसरा है वेरीफाई एंड सबमिट। तो ये तीनों स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगा। इन तीनों में से सबसे पहला जो स्टेप है वो सबसे मेन स्टेप है और आपका 90-95% काम जो है वो फर्स्ट स्टेप में ही हो जाता है। अब इस फर्स्ट स्टेप में फर्दर 5 सब स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा स्टेप है आपका ग्रॉस टोटल इनकम, तीसरा स्टेप है आपका टोटल डिडक्शंस, चौथा स्टेप है आपका टैक्स पेड और पांचवा है टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो ये आपकी जो पांचों स्टेप यहाँ पे हॉरिजॉन्टली मेंशन की हुई है, ये यहाँ पर आपको ब्लॉक्स में वर्टिकली दी हुई है। सेम वही पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो अब आपको ये हर ब्लॉक कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ब्लॉक देखेंगे तो ये आपका ओपन दिखेगा आपको, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। पर सेकंड ब्लॉक यहाँ पे अभी ओपन नहीं है, तो आपको फर्स्ट ब्लॉक को ओपन करके इसे वेरीफाई करना होगा, उसके बाद आपका सेकंड ब्लॉक ओपन होगा। सेकंड ब्लॉक को ओपन करके जब आप वेरीफाई करेंगे तब थर्ड ब्लॉक ओपन होगा एंड सो ऑन। तो चलिए 1 बाय 1 इन ब्लॉक्स को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पे आप क्लिक कर लीजिए। तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये आपको प्रीफिल मिलेगी। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, पीएसयू एम्प्लॉई, जो भी आप हैं, पेंशनर। अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे आपको अदर ऑप्शन चूज करना है। देन फाइलिंग अंडर सेक्शन में आपको 139(1) रखना है अगर आप ड्यू डेट के पहले फाइल कर रहे हैं। तो अगर आप 31 जुलाई 2022 के पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपका 139(1) आएगा, और अगर आप ड्यू डेट के बाद कर रहे हैं तो 139(4) आएगा। स्क्रॉल करके आप डाउन आ जाइए। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। तो आप में से कई लोग जानते होंगे कि इनकम टैक्स की 2 टाइप की रेजिम अभी एप्लीकेबल है, एक आपकी ओल्ड या एग्जिस्टिंग टैक्स रेजिम और आपकी न्यू टैक्स रेजिम। तो ओल्ड टैक्स रेजिम की जो स्लैब रेट है वो हायर है, बट उसमें आपको कई सारी डिडक्शंस अलाउ की जाती हैं, और न्यू टैक्स रेजिम में स्लैब रेट तो आपकी कम लगती है पर उसमें आपको डिडक्शन अलाउ नहीं की जाती। तो पहले आपको अपने सैलरी स्ट्रक्चर के बेसिस पर यह पता करना होता है कि आपके लिए ओल्ड टैक्स स्कीम बेटर है या फिर न्यू टैक्स रेजिम बेटर है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसकी बेसिस पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम आपके लिए बेनिफिशियल है या फिर न्यू टैक्स रेजिम आपके लिए बेनिफिशियल है। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और ऊपर यहाँ पर आई बटन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो इस केस में अभी हम ओल्ड टैक्स रेजिम से फाइल कर रहे हैं, सारी डिडक्शन और होम लोन की डिडक्शन भी लेने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने नो पे चेक मार्क कर दिया। देन स्क्रॉल डाउन करके आपको बैंक डिटेल पे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको वो सारे बैंक अकाउंट ऐड करने हैं जो कि आपके फाइनेंशियल ईयर 21-22 में एक्टिव थे। तो ऑलरेडी अगर आपका यहाँ पर अकाउंट एडेड है और वैलिडेटेड है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और अगर आप एक नया अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऐड अनदर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे ऐड करके आप अपना नया अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे वैलिडेटेड का मतलब ये होता है कि आपके बैंक अकाउंट में आपका पैन नंबर लिंक होना चाहिए और आपका मोबाइल और ईमेल आईडी लिंक होना चाहिए। तो बैंक से वो डिटेल कंफर्म होकर यहाँ पर वैलिडेटेड हो जाता है यहाँ पर। तो अगर आपने अपना अकाउंट ऐड कर लिया है पर उसको वैलिडेटेड नहीं कराया है तो उसमें आपका रिफंड नहीं आएगा, आपका रिफंड इन फ्यूचर फेल हो जाएगा। तो मेरे जितने भी एक्टिव अकाउंट है वो सब यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, और जिसमें मैं रिफंड चाहता हूँ वो वैलिडेट भी किया हुआ है और मैंने यहाँ पर उसे सिलेक्ट भी किया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके इसे कंफर्म कर देते हैं। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला ब्लॉक यहाँ पे कंफर्म हो गया और सेकंड ब्लॉक जो है इनेबल हो गया। तो चलिए सेकंड ब्लॉक को कंप्लीट कर देते हैं। सेकंड ब्लॉक पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको यस और नो में आंसर करने हैं, पर ये कंपल्सरी नहीं है। मैं इसे स्किप करके आगे कंटिन्यू कर देता हूं क्योंकि आगे जाके वैसे भी ये डिटेल आपको फिल करनी है। यहाँ ऊपर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो 5 स्टेप हैं उसमें से पहली स्टेप कंप्लीट हो गई है और अभी आप सेकंड स्टेप पे हैं, ग्रॉस टोटल इनकम पे। इस स्टेप में आपको आपकी इनकम की डिटेल्स को फिल करना है और वेरीफाई करना है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है, इसको आपको ध्यान से भरना है। सबसे पहला है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। मेरे केस में यहाँ पे सब कुछ 0 आ रहा है, आपके केस में हो सकता है डिटेल प्रीफिल्ड आ रही हो, क्योंकि आने वाले टाइम में सब कुछ आपको अपडेटेड मिलेगा, प्रीफिल्ड मिलेगा। तो फिलहाल इनकम टैक्स पोर्टल पर ये डिटेल अपडेटेड नहीं है, तो मुझे यहाँ पर मैनुअली फिल करना होगा। तो इनकम फ्रॉम सैलरी हमने यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक किया। अब ये सारी डिटेल आपको कहां से फिलअप करनी है? अपने फॉर्म 16 से। फॉर्म 16 आपको कहां से मिलेगा? वो आपको आपके एम्प्लॉयर से ही मिलेगा। तो फॉर्म 16 से इसे फिल करना है और साथ ही साथ आपको वेरीफाई करना है कि फॉर्म 26A में भी सेम डिटेल रिफ्लेक्ट हो रही हो
और साथ ही साथ AIS में भी सेम डिटेल्स आपके रिफ्लेक्ट हो रही हो। तो सबसे पहले मैं अपना फॉर्म 16 ओपन कर लेता हूं और फिर फॉर्म 26AS डाउनलोड करके फॉर्म 16 से मैच कर लेते हैं। देन हम एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS से भी उसको मैच करेंगे। तो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाने वाला हूँ। तो ये फॉर्म 16 मैंने ओपन कर लिया है। फॉर्म 16 के दो पार्ट होते हैं, पार्ट A एंड पार्ट B। तो पार्ट A में आपकी TDS की डिटेल होती है और पार्ट B में आपके TDS का डिटेल्ड कंप्यूटेशन होता है। तो आपको पार्ट B से फिल करना होता है आपका इनकम टैक्स फॉर्म। तो ये पार्ट A है। यहाँ पे आपको नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर दिख जाएगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय दिख जाएगा। तो पर्सनल डिटेल्स को मैंने सिक्योरिटी रीजन से हाइड कर रखा है। इस तरीके से आपको अपना पैन नंबर वगैरह भी दिख जाएगा। फॉर्म 16 हमें कौन से असेसमेंट ईयर के लिए चाहिए? असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि क्वार्टर वाइज आपको कितनी सैलरी दी गई है और उस पर कितना टैक्स डिडक्ट किया गया है और टोटल टैक्स उस पर कितना है, टोटल सैलरी आपको साल भर की कितनी दी हुई है, ये सब कुछ आपको पार्ट A में दिखता है। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म फिल करने से पहले आपको इसको मैच करना होता है फॉर्म 26AS से और AIS से। तो चलिए दोनों से मैच कर लेते हैं। तो अगेन चलते हैं टैक्स पोर्टल पे। तो फॉर्म 26AS डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर ई फाइल पे कर्सर लेके जाना है, सेकंड ऑप्शन पे। देन फर्स्ट ऑप्शन पे आना है इनकम टैक्स फॉर्म में। यहाँ पे आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन दिखेगा व्यू फॉर्म 26AS, इस पे आपको क्लिक करना है। देन आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। तो एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। देन यहाँ पे आपको हाइपर लिंक दिखेगा व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना है 22-23 एंड व्यू एज में सिलेक्ट करना है HTML। देन व्यू डाउनलोड पे एक बार क्लिक करके एक्सपोर्ट एज PDF पे आपको क्लिक करना है। तो ये आपका फॉर्म 26AS जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो आइए इस PDF को आप ओपन कर लेते हैं। तो ये आपका फॉर्म 26AS है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। तो इसमें आपकी जितनी भी TDS की डिटेल है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे अपना पैन नंबर, नाम सब कुछ चेक कर सकते हैं। सिक्योरिटी रीजन से अगेन मैंने सब कुछ हाइड कर रखा है। अब यहाँ पे आपको ये मैच करना है कि आपकी जो सैलरी है और TDS है ये डिटेल आपके फॉर्म 16 से मैच कर रही हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारी इनकम है 10,21,563 की और TDS है उस पर 67,895 का। तो फॉर्म 26AS को मैच किया यहाँ पे देखिए, ये फॉर्म 16 है। फॉर्म 16 के पार्ट A से हम मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सैलरी साल भर की मिली है 10,21,563, उस पर टैक्स कटा है 67,895। 10,21,563, 67,895। तो ये डिटेल आपकी एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए। और अगर ये मैच नहीं हो रही है तो इसका एक ऑब्वियस रीजन ये होगा कि आपकी TDS की डिटेल फॉर्म 26AS में अभी अपडेट नहीं हुई होंगी। तो हो सकता है आपका जो लास्ट क्वार्टर है, लास्ट क्वार्टर यानी जनवरी, फरवरी, मार्च 2022, ये तीनों एंट्री यहां पर नहीं होंगी। उस वजह से आपको हो सकता है ये मैचिंग नहीं हो। तो अगर आपको अपना फॉर्म 16 मिल गया है और फॉर्म 26AS से वो मैच नहीं कर रहा है तो आप ये देखिए कि अप्रैल 21 से लेकर पूरा मार्च 22, पूरे 12 महीने का आपका टैक्स यहां पर अपडेटेड है। अगर ये लास्ट क्वार्टर का अपडेट नहीं हुआ है, कई केसेस में ये लास्ट क्वार्टर का अपडेट होने में टाइम लग जाता है, तो अगर आपका ये लास्ट क्वार्टर अपडेटेड नहीं दिख रहा है आपको, जिसकी वजह से आपकी सैलरी और TDS दोनों कम दिख रहा है फॉर्म 26AS में, तो अभी आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना चाहिए, इसे होल्ड करना चाहिए। क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है और अभी हम बैठे हैं अप्रैल में। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, पूरे 4 महीने आपके पास पड़े हैं। तो इसको अपडेट होने में आपको 31 मई या 15 जून तक का टाइम लग सकता है। तो आपको वेट करना है और ये अपडेट होने के बाद और मैच होने के बाद ही ITR फाइल करना है, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रैक्टिकली प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि इससे आपको डिमांड नोटिस आ सकता है अगर आप अभी फाइल कर देंगे बिना अपडेशन के। तो फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS मैच हो जाने के बाद आपको इसको मैच करना है AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से। तो चलिए अभी वापस टैक्स पोर्टल पे चलते हैं और AIS से मैच करते हैं। तो AIS चेक करने के लिए अगेन हम आ गए अपने टैक्स पोर्टल पे और यहाँ पे आपको ये 4th नंबर का ऑप्शन दिख रहा है सर्विसेज, इस पे कर्सर को लेके जाना है और इसमें सबसे लास्ट ऑप्शन दिखेगा आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS, इस पे आपको क्लिक करना है। देन आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो प्रोसीड पे क्लिक करते ही ये कंप्लायंस पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे आपको AIS पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी TIS और दूसरा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS। तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट चेक करने हैं और इन दोनों स्टेटमेंट में आपकी जो भी इनकम डिटेल है वो आपको इंश्योर करना है कि आपने अपने इनकम टैक्स फॉर्म में जरूर फिल करी हो। अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस आउट कर देते हैं जो आपकी TIS या AIS में है और उसको आप इनकम टैक्स फॉर्म में फिलअप नहीं करते हैं, तो इन फ्यूचर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इंक्वायरी आने के चांसेस रहेंगे। तो आइए TIS पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगी
और टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में आपकी वो सारी इनकम यहाँ पर दिखेंगी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी पहुंचाई जा चुकी हैं। तो मेरे केस में यहाँ पे केवल सैलरी इनकम आ रही है, आप देख सकते हैं, और सैलरी का अमाउंट आप देखेंगे तो 10,21,563। तो ये वही अमाउंट है जो हमारा फॉर्म 16 और फॉर्म 26 है, इसमें था। अदर इनकम जो है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, वो मैंने अपने स्टेटमेंट से कैलकुलेट की हुई है, वो मैं उसके बेसिस पे डाल दूंगा। तो अगर आपके केस में फाइनेंशियल ईयर 21-22 में सैलरी के अलावा अदर इनकम्स आ रही हैं, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप प्रॉपर आईटीआर फॉर्म में उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो सैलरी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये तो सब आपका आईटीआर 1 में रिपोर्ट हो जाएगा। बट अगर आपके केस में सेल ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर्स या सेल ऑफ म्यूचुअल फंड आ रहा है, तो फिर आपको अकॉर्डिंगली आईटीआर 2 या आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा, जिस भी तरीके की आप ट्रेडिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो उस केस में आपके लिए आईटीआर 1 अप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम वापस आ गए टैक्स पोर्टल पे, और यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी हमें फिल करनी है। ये कहां से फिल करनी है? फॉर्म 16 के पार्ट बी से। तो चलिए ओपन कर लेते हैं फॉर्म 16 का पार्ट बी। तो फॉर्म 16 के पार्ट बी में भी आपको ये इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, एम्प्लॉयर डिटेल, एम्प्लॉय डिटेल, पैन नंबर एक्सेट्रा। असेसमेंट ईयर आपको इंश्योर करना है 22-23, और यहाँ पे आपको सैलरी का पूरा बाइफर्केशन मिल जाता है, जिस फॉर्मेट में आपको आईटीआर फॉर्म में भरना है। तो देखिए, सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेंट 17(1) कितना है? 10,21,563। 10,21,563 फिलअप कर लिया। देन वैल्यू ऑफ परक्विजिट एज पर 17(2), वैल्यू ऑफ परक्विजिट 17(2) 0 है, तो 0 डाल दिया। थर्ड है आपका प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी एज पर 17(3), प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी एज पर 17(3), इसमें भी हमने 0 डाल दिया। इसके बाद अगला है इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन नोटिफाइड कंट्री। तो ये एप्लीकेबल काफी कम केसेस में होगा। अगर आप अब्रॉड में सेटल्ड हैं और आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहे हैं, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे फॉर्म 16 में अलाउंस आपको दिख जाएंगे, अलाउंस टू द एक्सटेंट एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10। तो यहाँ पे ये सारे फिगर्स 0 हैं, केवल एक सेक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल है मेरे लिए, हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 10(13) है। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करते जाना है, सेक्शन 10(13)(a), तो ये आगे 10(13) है, अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट। तो ये एचआरए का है। तो एचआरए कितना है मेरा? 48,760। 48,760, तो ये फिल कर दिया मैंने। इसी तरीके से कोई और अलाउंस भी अगर आपके केस में है, सपोज आपका लीव ट्रेवल कंसेशन ये 10(5) वाला है, तो यहाँ पे आप ऐड अनदर करेंगे, और यहाँ पे 10(5) देखिए लीव ट्रेवल कंसेशन असिस्टेंस, यहाँ पे आप फिल कर देंगे। मेरे केस में नहीं है, तो सेक्शन वाइज यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं। तो मेरे केस में केवल एक ही एप्लीकेबल था, हाउस रेंट अलाउंस, तो वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। इतना करने के बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में 3 डिडक्शन आती हैं। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का डिडक्शन हर एम्प्लॉय को बाय डिफॉल्ट मिलता है विदाउट एनी कंडीशन, अगर आपने ओल्ड स्कीम लिया हुआ है तो। एंटरटेनमेंट अलाउंस 16(2) में ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए रहता है। और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, जिसको प्रोफेशनल टैक्स भी बोलते हैं, 50,000 मेरा केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन है। प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पे ऑलरेडी 0 है। तो यहाँ पे आपका इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी कितना आ गया? 9,22,803। तो ये हमारा पहला हेड हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपका रेंटल इनकम आ सकता है, और अगर आपकी रेंटल इनकम नहीं है बट आप जिस घर में रह रहे हैं उस पर आपने होम लोन लिया हुआ है, तो उसका इंटरेस्ट आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो इस केस में हाउसिंग लोन अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मैंने एचआरए भी यहाँ पे क्लेम किया है और हाउसिंग लोन भी मैं क्लेम कर रहा हूँ। तो इस एम्प्लॉय के केस में ये है कि जिस सिटी में उसका जॉब है वो वहां पे रेंट पे रहता है, तो वो मैंने एचआरए क्लेम कर लिया। इसके अलावा उसने अपने होम टाउन में एक लोन ले रखा है हाउस लोन पे, जहां पे उसकी फैमिली रहती है, उसके पेरेंट्स रहते हैं। तो एचआरए और होम लोन का इंटरेस्ट साथ में आप तभी क्लेम कर सकते हो जब आप इस कंडीशन में फॉल होते हो। तो ये एक एक्सेप्शन में कवर होता है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में यहाँ पे एड एडिट डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप में क्लिक कर दिया, और यहाँ पे टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड रख दिया। अब इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, ये अमाउंट आपको कहां पे मिलेगा? जिस भी बैंक से आपने लोन लिया है हाउस लोन, वहां से आपको एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलता है। तो यहां पर इस एम्प्लॉय ने एचडीएफसी से लोन लिया हुआ है, और ये सर्टिफिकेट है आपका अप्रैल 20 से मार्च 22 का। और यहाँ पे जितनी भी ईएमआई पे हुई है उसका प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना है, इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? 2,72,765। और ये जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है ये 80C में क्लेम होगा। जब हम 80C की डिटेल भरेंगे वहां पे इसे फिल कर देंगे। तो मैक्सिमम यहाँ पे आप 2 लाख का डिडक्शन ले सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। आप चाहें तो इस 72,765 को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, पर कैरी फॉरवर्ड अगर आपको करना है तो आईटीआर 1 में नहीं होगा, उसके लिए आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। और ये अरियर्स अनरियलाइज्ड रेंट मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसको मैं 0 कर देता हूँ। तो हमारा सैलरी हेड कंप्लीट हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हेड कंप्लीट हो गया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अब देखिए ये इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड ये ऑटो फिल्ड आ रहा है, तो अगर वो करेक्ट है तो आपको एज इट इज उसे छोड़ देना है, और अगर वो करेक्ट नहीं है तो प्रूफ के बेसिस पे उसको करेक्ट करना है। तो मेरे केस में इंटरेस्ट
फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, ये करेक्ट डिटेल है, तो मैं इससे कुछ भी नहीं करता हूं। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपका इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन एफडी इंटरेस्ट आ सकता है, और आपका डिविडेंड इनकम आ सकता है। तो मेरे केस में सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो डिटेल भी आपको यहाँ पर प्रीफिल दिख रही हो या फिर आपके एआईएस में रिपोर्टेड हो। मेरे केस में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, वो ना तो प्रीफिल आ रहा है ना ही एआईएस में आ रहा है, बट फिर भी मुझे रिपोर्ट करना है। तो जो भी इनकम मेरे नॉलेज में है वो मुझे जरूर रिपोर्ट करनी है। तो ऐड करके अब देखिए यहाँ पे अगेन क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपसे पूछेगा डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, तो ये मेरे केस में एप्लीकेबल है, मैंने यस कर दिया। 4562 का इंटरेस्ट है मेरा। उसके बाद एफडी का इंटरेस्ट मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है, इसको नो कर दिया। रिफंड का ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। इसके बाद जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो वो आपको लिख देना है। मेरे केस में ये सब कुछ एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद कंटिन्यू, तो यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट ऐड हो गया। इसके अलावा अगर आपकी कोई एग्जम्प्ट इनकम है, अब एग्जम्प्ट इनकम का क्या मतलब होता है, जिसपे टैक्स नहीं लगता है, तो जिसपे टैक्स नहीं लगता है वो इनकम भी आपको रिपोर्ट करनी होती है। तो ये केवल रिपोर्टिंग पर्पस से आपको बताना है कि ऐसी भी कोई इनकम है आपकी जिसपे आपको टैक्स नहीं देना है। तो सपोज आपकी एग्रीकल्चर इनकम है 5000 तक, तो आप यहाँ पे उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। 5000 से ज्यादा आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो ITR 1 अप्लीकेबल नहीं होगा, उस केस में आपको ITR 2 भरना पड़ेगा। तो मेरी कोई ऐसी एग्जम्प्टेड इनकम भी नहीं है, तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। अब यहाँ से देखिए जो सेकंड ब्लॉक था ग्रॉस टोटल इनकम का, ये भी कंफर्म हो चुका है। अब हम आ गए थर्ड ब्लॉक पे। अब नेक्स्ट है आपका टोटल डिडक्शन। तो इसके बेसिस पर आपकी टैक्स की लायबिलिटी डिसाइड होती है कि आपको टैक्स पे करना है या रिफंड आना है। तो आपको बड़ी ही ध्यान से भरना है डिडक्शंस, और जिसके लिए आप एलिजिबल हो वही डिडक्शन आपको यहाँ पर क्लेम करनी है। तो क्लिक किया मैंने इस पर, तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्या आप किसी प्रकार के डोनेशन का डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं? तो 80G में अगर आप डोनेशन क्लेम करना चाहते हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट का डोनेशन, ये भी एप्लीकेबल नहीं है। 80GG में क्या आप रेंट क्लेम करना चाहते हैं? हम ऑलरेडी HRA क्लेम कर चुके हैं। उसके बाद 80C की डिडक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी डिटेल आपको आपके फॉर्म 16 में मिलेगी। तो इसमें आपका क्या क्या आता है, आपके LIC की प्रीमियम, PPF में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 5 years टैक्स सेवर FD आपने की है, या ELSS में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ये सब यहाँ पे आने वाला है। तो ये डिटेल मेरी फॉर्म 16 में मिल जाएगी मुझे, जो भी एप्लीकेबल है। तो सैलरी की डिटेल तक हमारा हो गया था यहाँ पे फॉर्म 16 में। और यहाँ पे चैप्टर 6A की रिडक्शन में सबसे पहला आपको मिलेगा 80C की रिडक्शन। तो ये कितना है 90,235। तो 90,235 मेरा ये है। और इसके अलावा मेरा जो होम लोन का प्रिंसिपल है वो भी मुझे क्लेम करना है 80C में। तो एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट नहीं हुआ था, वो अलग से ऐड करना पड़ेगा मुझे। तो 90,235 तो मेरा फॉर्म 16 से आ गया। तो ये हो गया 90,235 प्लस प्रिंसिपल कंपोनेंट 78,586। तो ये टोटल आ गया 168,821। तो 80C में हम मैक्सिमम 1,50,000 तक ही क्लेम कर सकते हैं। तो 150 हम 80C में क्लेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरा 1,50,000 क्लेम कर लिया। तो 80CCD2 मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर होता है पेंशन स्कीम में तो वो आपको फॉर्म 16 में मिल जाता है, मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसको नो कर दिया। सेक्शन 80D मेरे लिए एप्लीकेबल है, ये मेडिक्लेम प्रीमियम है। तो मेडिक्लेम प्रीमियम की रिडक्शन आपको फॉर्म 16 में मिलेगी अगर आपने डिक्लेयर किया है। तो अगर डिक्लेयर नहीं किया था एम्प्लॉयर का तो रिसिप्ट जो भी है उसके बेसिस पे आप इसे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 80D शेड्यूल 80D इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, तो आगे शेड्यूल भरना पड़ेगा इसका, ये ध्यान रखेंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 80E। अगर हायर एजुकेशन पे आपने लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो आपको क्लेम करना है, मेरे केस में नहीं है। 80TTA में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हैं। तो हमारा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है उसको हम क्लेम करेंगे, 10,000 की लिमिट रहती है। तो 80TTA में आप 10,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो आपका 10,000 रुपये तक का सेविंग बैंक का इंटरेस्ट एग्जम्प्ट हो जाता है। उसके ऊपर अगर है तो वो टैक्सेबल रहेगा। और यही लिमिट सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 होती है। तो सीनियर सिटीजन FD इंटरेस्ट और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिलाकर 50,000 तक क्लेम कर सकते हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन? तो एक और डिडक्शन है NPS की। तो NPS का कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन है, वो यहाँ पे देख लेते हैं किस सेक्शन में आएगा। 80CCD 1B की डिडक्शन जो है वो अप्लीकेबल है मेरे केस में 50,000। तो ये मेरे फॉर्म 16 में भी आ रहा है, आइए फॉर्म 16 में देख लेते हैं। तो इस एम्प्लॉय ने 50,000 कंट्रीब्यूट किया है 80CCD 1B में। तो ये ओवर एंड अबव 80C की लिमिट के अलावा आपको 50,000 मिलता है ये, तो ये मैंने क्लेम कर लिया। तो अगर आपकी कोई ऐसी डिटेल है जो फॉर्म 16 में आ रही है वो तो आप क्लेम कर ही सकते हो, बट ऐसी कोई डिडक्शन है जो आपने एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट नहीं की थी जिसका आपके पास प्रूफ है, तो मेरे पास बैंक का प्रॉपर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का, तो उसके बेसिस पे मैंने क्लेम कर दी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है।
तो आपके लिए जो भी डिडक्शन अप्लीकेबल है, जो आपकी हक की डिडक्शन है, जिसके लिए आप एलिजिबल हो, वो आपको क्लेम करना है और आपका रिफंड क्लेम करना है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट आपको अननेसेसरी डिडक्शन क्लेम नहीं करनी है, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। अगर यहाँ पे आपके लिए और भी कोई डिडक्शन अप्लीकेबल है तो वो आप क्लेम कर सकते हैं। जितने भी कॉमन डिडक्शंस थी वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि सब कुछ एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, 80C हमने क्लेम कर लिया। 80D देखिए यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। मेडिक्लेम का प्रीमियम आप खुद की फैमिली के भी ले सकते हैं और पेरेंट्स के लिए भी ले सकते हैं। तो इनकम टैक्स में आपकी पर्सनल फैमिली अलग है और आपके पेरेंट्स अलग है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है कि आप, आपके स्पाउस और आपके किड्स में कोई सीनियर सिटीजन है क्या, तो नहीं है, यहाँ पे नो कर दिया, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट अलग रहती है। तो सीनियर सिटीजन के लिए हम 50,000 तक क्लेम कर सकते हैं और नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 25,000 तक क्लेम कर सकते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम मेरा कितना था फॉर्म 16 में, 18,750 ये क्लेम कर लिया। और इसके अलावा अगर आप पेरेंट्स के लिए क्लेम कर रहे हैं तो आपको सिलेक्ट करना है कि आपका पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है या नॉन सीनियर सिटीजन है, अकॉर्डिंगली आपको डिडक्शन दी जाएगी। तो मेरे केस में यहाँ पर पेरेंट्स के लिए क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स, देन सेव कर दिए। तो 80C हो गया, 80D हो गया, 80CCD1 भी हो गया। और कोई डिडक्शन आपके लिए अप्लीकेबल है, डोनेशन वगैरह, तो अकॉर्डिंगली आप क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, 80TTA भी मुझे क्लेम करना है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट। तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 10,000 तक क्लेम कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू एक्चुअल इंटरेस्ट। तो हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट था 4562 का, वो पूरा का पूरा हमने क्लेम कर दिया। तो यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA इज मोर देन डिडक्शन डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, प्लीज रीवेरीफाई। तो मैंने ये वेरीफाई कर लिया है, मेरे बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जो भी इंटरेस्ट था वो अप टू 10,000 था और मैंने क्लेम कर दिया। तो अगर ऐसी कोई वार्निंग आती है तो आपको डरना नहीं है, जब तक आपके पास प्रूफ है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर इंक्वायरी आएगी तो हम वो प्रूफ प्रोवाइड करके और इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। एड पे क्लिक कर दिया, तो मेरी जितनी भी डिडक्शंस थी वो मैंने क्लेम कर ली। देखिए यहाँ पे भी वार्निंग आ रही है, टोटल चैप्टर 6 डिडक्शन अर्न इज मोर देन डिडक्शन डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल क्लेम किया, जो मैंने एम्प्लॉयर को नहीं कम्युनिकेट किया था, इसलिए वो वहां पे मैच नहीं हो रहा है। बट मेरे पास इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है बैंक का, जो कि मुझे एलिजिबल करता है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल क्लेम करने के लिए, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। तो हमारी थर्ड टाइप डिडक्शन भी हमारी कंफर्म हो गई। अब फोर्थ है हमारा टैक्स पेड, और ये टैक्स पेड की डिटेल ऑलरेडी यहाँ पे आ रही है, तो मुझे ये वेरीफाई करना पड़ेगा ये डिटेल करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो टैक्स पेड की डिटेल देखते हैं, मैच कर रही है नहीं कर रही है। तो टैक्स पेड पे मैं गया, तो यहाँ पर शो डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सैलरी का अमाउंट मेरा अलग आ रहा है और TDS का अमाउंट भी अलग आ रहा है। तो मैं इस पे पहले क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसे चेंज करना है। क्लिक करने के बाद ये एडिट ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS और AIS, उसमें सैलरी अलग थी, TDS अलग था, और यहाँ पे अलग है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर का यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कोई प्रीफिल डिटेल आ रही है और वो करेक्ट नहीं है, उसका प्रॉपर वेरीफाइड प्रूफ आपके पास है, तो उसको चेंज कर देना है। तो ये डिटेल मैं फॉर्म 26 AS के बेसिस पर चेंज कर देता हूँ। तो इसमें मेरी जो सैलरी थी वो थी 10,21,563, 10,21,563, और TDS है यहाँ पे है 67,895। तो ये मैंने डिटेल चेंज कर दी। अगर सैलरी के अलावा कोई TDS होगा तो उसका डिटेल भी आपका यहाँ पर आएगा। तो नॉर्मली सैलरीड क्लास पर्सन के लिए यही एप्लीकेबल होगा, TDS ऑन सैलरी। देन आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो फोर्थ ब्लॉक भी मेरा कंफर्म हो गया। लास्ट है आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी वाला, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। इसमें ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, सिर्फ आपको वेरीफाई करना है। तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम सारे हेड्स को मिलाकर 7,31,636 आ गई। तो सैलरी में से हाउस प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट था 2 लाख का माइनस करने के बाद, और जो भी अदर सोर्सेज की इनकम थी उसको जोड़ने के बाद डिडक्शंस जो है 2,23,000 आ गई। तो मेरी टोटल यहाँ टैक्सेबल इनकम आ गई 5,08,320। इस पे जो मेरा टैक्स बनता है वो बनता है 14,164 का, और सेस बनता है उस पर 567 का। तो टोटल टैक्स मेरा जो बना वो बना 14,731 का। इसे कंफर्म कर दीजिए। तो हमारा टैक्स का पेमेंट हुआ है 67,895 रुपीज का, जबकि टैक्स कितना पे करना था, ओनली 14,731। तो मेरा रिफंड यहाँ पर बनेगा, तो जो भी बैलेंस है वो मुझे रिफंड के तौर पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रोसीड करेंगे तो और सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। तो प्रोसीड किया मैंने, तो यहाँ पे देखिए यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ 53,160। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 53,160 का रिफंड क्यों बन रहा है, इसका एक मेजर रीजन है, जो मेरा होम लोन का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का डिटेल था वो मैंने एम्प्लॉयर को नहीं दिया था, जिसकी वजह से मेरे एम्प्लॉयर ने मेरा ज्यादा टैक्स डिडक्ट कर लिया था। और अभी मैंने क्या किया, वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का अमाउंट क्लेम किया, जिसकी वजह से मेरी टैक्सेबल इनकम रिड्यूस हो गई और अल्टीमेटली टैक्स मेरा रिड्यूस हो गया।
अब मेरा टैक्स रिड्यूस हो गया, पर मेरे एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी मेरा टैक्स काट लिया था हायर इनकम पे, तो जो बैलेंस है वो मुझे यहाँ पर रिफंड के तौर पे मिल रहा है। तो आई होप कि मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूँ। तो इतना करने पे आपका देखिए वैलिडेट रिटर्न वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी हम किस पे हैं, कंफर्म यूर रिटर्न समरी, सिर्फ ये कंफर्म करना है और थर्ड पे वेरीफाई करना है। छोटा सा काम बाकी है, फटाफट कर लेते हैं। तो प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको चेक मार्क पे क्लिक करना होता है कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि टू द बेस्ट ऑफ योर इन्फॉर्मेशन आपने सारी डिटेल करेक्ट प्रोवाइड की है। अब इसको आप क्योंकि आधार ओटीपी से ई वेरीफाई कर रहे हैं, तो इसमें जो भी आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसकी पूरी जवाबदारी आपकी है। यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो इसको आप एक बार और वेरीफाई कर सकते हैं। ये पूरा फॉर्म आपके सामने समरी आ जाएगी। तो इसमें आप ये जरूर चेक कर लीजिए कि आपकी जो भी इनकम थी वो डिक्लेयर हो गई, अलाउंसेस वगैरह आ गए, स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गई, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आ गया, अदर सोर्सेज की इनकम आ गई। उसके बाद आपका डिडक्शन में 1,50,000 80C में आ गया, 80CCD1 भी 50,000 आ गया, 80D 18,750 आ गया, 80TTA हमने क्लेम कर दिया 4562, और टैक्सेबल इनकम आ गई 5,08,000। यहाँ पे आपको ये इंश्योर करना है कि आपका रिफंड या पेबल का अमाउंट जो भी है वो दिख रहा है। तो आपका रिफंड का अमाउंट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है फाइल करने में। अगर पेबल आ रहा है तो बिना पे किए उसे आपको सबमिट नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल आएंगी। तो जिस भी बैंक को आपने सिलेक्ट किया होगा रिफंड के लिए वो आपको दिखेगा यहाँ पे ब्लू टिक। तो इंश्योर कर लीजिए कि ये प्रॉपर बैंक वैलिडेटेड है, और ये सब करने के बाद आप इसे सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आप क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड टू वैलिडेशन करने पर यहाँ पे अगर ये सब कुछ सही होगा तो वैलिडेटेड आ जाएगा, और अगर कुछ एरर्स होंगी तो यहाँ पे एरर्स लिस्ट डाउन हो जाएंगी। तो यहाँ पे 4 एरर्स हैं, तो इनको मुझे करेक्ट करना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 मुझे करेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये जो है इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड ड्रॉप डाउन कैन नॉट बी सिलेक्टेड मोर देन 1 टाइम। तो ये बोल रहा है कि इनकम टैक्स रिफंड ड्रॉप डाउन से 2 बार सिलेक्टेड है। तो वो ऑटो फील्ड आ रहा था इसलिए मैंने चेंज नहीं किया था। एक बार क्लिक कर देते हैं इस पर। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पे चले जाते हैं। एक मिनट, इसको कैंसिल करता हूं मैं। अच्छा, ये 2 बार है यहाँ पर, तो इसको एक बार डिलीट करके और 617 इसी में ऐड कर देता हूं। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। $3,654 प्लस 617 4271। तो वो जो एरर थी वो हमने रेक्टिफाई कर ली। तो इस पोर्टल की ये खास बात है कि एरर भी देगा, उसका सॉल्यूशन भी बताएगा, और उस पर क्लिक करने पर आपको वहां पहुंचा देगा जहां पे करेक्शन करना है। उसके बाद अगेन कंफर्म। अभी आपको आखिरी तक वापस वही करना पड़ेगा, सारी चीजें कंफर्म। कुछ भी चेंज करोगे तो हर चीज को आपको कंफर्म करना पड़ेगा फिर से। रिफंड बनेगा 53,160 का। प्रीव्यू रिटर्न चेक मार्क करके प्रोसीड टू प्रीव्यू। इसको फिर से प्रीव्यू करना पड़ेगा। सारी डिटेल वापस से एक बार चेक कर लो। रिफंड का अमाउंट चेक कर लो, अगर वो बराबर आ रहा है तो सब कुछ सही है। बैंक अकाउंट फिर से देख लिया है जिसमें रिफंड चाहिए, वैलिडेटेड है। एंड देन फाइनली प्रोसीड टू वैलिडेशन। तो एरर रेक्टिफाई करने के बाद वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया, यानी आपके रिटर्न में जो भी एरर थी वो हट चुकी हैं। अब ये लास्ट स्टेप है आपका वेरीफाई एंड सबमिट। तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन आप कर लीजिए। अब यहाँ पर जो ई वेरिफिकेशन के लिए आपके पास ऑप्शन है, एक तो थ्रू आधार ओटीपी है। तो मोबाइल नंबर जो आपका आधार से लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, उससे आप कर सकते हैं। ये सबसे इजी ऑप्शन है, क्योंकि इस एम्प्लॉय का जो मोबाइल नंबर है वो आधार से लिंक नहीं है, मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, इसलिए हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे थ्रू बैंक अकाउंट। तो हमारा जो बैंक वैलिडेटेड है उसके थ्रू यहाँ पर आपका ईबीसी इनेबल हो जाएगा। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ग्रीन में लिखा हुआ जाएगा कि यू हैव वैलिडेटेड एंड इनेबल्ड ईबीसी। और इसके बाद आपके पास नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है, डीमेट अकाउंट का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ईबीसी कोड ऑलरेडी आ चुका होगा, वो ईबीसी कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है एंड ई वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। तो ये अब आपका आखिरी स्टेप है, कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल्स। तो एक बार आपने सबमिट कर दिया तो आप डिटेल्स को मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर सारी डिटेल वेरीफाई कर चुके हैं और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। यहाँ से आप डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करके एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड फॉर्म पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये आपका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो गया।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं ITR एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो गया है असेसमेंट ईयर 2022-23 का, और यहाँ पे आपको अपना पैन, नाम, एड्रेस, ये सब कुछ देखने को मिल जाता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर, ITR फॉर्म हमने कौन सा भरा है, ITR 1, और यहाँ पे टैक्सेबल इनकम कितनी है, 5,08,320। उस पर टैक्स बनता था 14,731 रुपीज़ का, और हमारा जो TDS डिडक्ट किया था एम्प्लॉयर ने वो किया था 67,895। तो जो भी एक्सेस TDS था 53,160 का, ये हमें रिफंड मिलेगा। तो अगर प्लस में फिगर है तो वो पेबल है, और माइनस में है तो वो यहाँ पर रिफंड है। और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू CPC बेंगलुरु, क्योंकि इसे हमने ई-वेरीफाई किया है। ई-वेरीफाई करने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, आपका काम कंप्लीट हो गया है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे प्रोसेस करेगा। नॉर्मली 15 से 90 दिन में आपका ये ITR प्रोसेस हो जाता है, और आपका ये जो रिफंड है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, जो भी बैंक हमने वैलिडेट करके नॉमिनेट किया था रिफंड के लिए। तो आई होप कि आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आया होगा। इसको इजी वे में समझाने के लिए मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स में, कलीग्स में, रिलेटिव्स में, ताकि वो भी इस प्रकार के कंटेंट का फायदा उठा पाएं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी एक और नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।